यूपी टेट के तैयारी कर रहे संस्कृत के सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य जी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि माहेश्वर सूत्रों से कैसे 42 प्रत्याहार बनते हैं। मुख्य रूप से 42 प्रत्याहार ही हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मैंने बताया था एक रौ नाम का जो प्रत्याहार है उसको जोड़ा जाए तो 43 होते हैं, और यम नाम का प्रत्याहार है उसे जोड़ दीजिए तो 44 होते हैं। लेकिन जो 6 से लेकर के 10 तक के यूपी बोर्ड की पूरी पुस्तकें अपनी पढ़ाई जाती है संस्कृत की, सब जगह पे 42 प्रत्याहार ही हैं, तो आप मुख्य प्रत्याहार 42 ही मानेंगे। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आगे हम लोग ये चर्चा करेंगे कि प्रत्याहार संबंधित और कितने प्रश्न बन सकते हैं। देखो, मुख्य रूप से तो वही बनते हैं जो पिछले वीडियो में देखा गया था कि किसी प्रत्याहार को आपको दे देंगे और कहेंगे इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। इन प्रत्याहारों में जैसे अच में कौन से वर्ण आते हैं, इक में कौन से आते हैं, यण में कौन से आते हैं, हल में कौन से आते हैं, हल में कितने वर्ण होते हैं, अल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं। पिछले वीडियो मैंने हल की बताया था कि 33 होती है, अच में 9 स्वर होते हैं, हल प्रत्याहार में 33 व्यंजन होते हैं। अल जो प्रत्याहार है उसमें 33 और 9 आप जोड़ दीजिए तो 42 वर्ण होते हैं। तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं, वो बताना छूट गया था, उसको उसमें नोट कर लीजिएगा कि अल प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आते हैं। तो अल प्रत्याहार में कुल 42 वर्ण आते हैं, 33 व्यंजन और 9 स्वर, 33 और 9 जोड़िए तो कुल 42 वर्ण आ जाते हैं। तो ऐसी संख्या को लेकर के प्रश्न पूछ सकते हैं। और बाकी यण है, अल है और शल प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार है, ऐसे पूछ सकते हैं। अंतस से संबंधित प्रत्याहार कौन सा होता है, यण है। ऊष्म वर्ण से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है, तो शल आपने देखा था। ऐसे ही सघोष से संबंधित प्रत्याहार कौन है, तो वो खर आपने देखा था। और अघोष से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है, तो आपने देखा था कि वो अघोष से संबंधित जो अघोष से संबंधित प्रत्याहार खर है, क्षमताम पीछे गड़बड़ हुआ था। अघोष से संबंधित प्रत्याहार खर है और सघोष से संबंधित प्रत्याहार हल है, ये आपने पीछे देखा था। आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आखिर जो प्रत्याहार है उससे संबंधित और कौन से वर्ण होते हैं। आज इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो पहले तो आप देख लीजिए, सामने प्रत्याहार लिखा हुआ है। कल प्रत्याहार बनाना बताया गया था, हालांकि सबसे पहले बताना चाहिए, लेकिन हमने जो प्रत्याहार बनाने के लिए एक वीडियो बनाया है, उसमें प्रत्याहार बनता कैसे वो जान लीजिए। अब प्रत्याहार को लेकर के उससे संबंधित जो अलग अलग प्रकार के और प्रश्न बनते हैं, जो वर्णों संबंधित नहीं है, प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, तो उनसे संबंधित ये 10-12 प्रश्न लिखे हैं। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे इसमें कई चीजें चर्चा हो चुकी है। एक सारांश रूप में, प्रश्न के रूप में एक बार फिर इनकी चर्चा करते हैं। चलिए, तो पहले आप देखिए कि प्रत्याहार शब्द है। यहां पर प्रत्याहार शब्द बना किससे है, सामने आपके लिखा है, दिख रहा होगा कि प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक री धातु से घई प्रत्यय लग करके प्रत्याहार शब्द की निष्पत्ति होती है। ध्यान रखिएगा। अपने यहां आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से उपसर्ग है, तो 2 उपसर्ग है प्रत्याहार में। पूछ सकते हैं कि प्रत्याहार में कौन से उपसर्ग है, तो 2 प्रत्याहार है, प्रति और आंग। और कितने हैं, तो संख्या लेकर के पूछे तो 2 प्रत्याहार है। आपसे पूछ सकते हैं कि प्रत्याहार शब्द में धातु कौन सी है, तो देखिए लिखा हुआ है री धातु है। री धातु जो है प्रत्याहार में है। और कौन सी धातु, और प्रत्याहार में प्रत्यय कौन सा है, तो घई प्रत्यय लिखा हुआ है। तो ये आप तीनों चीजें तैयार रखेंगे। प्रत्याहार में यहां पर यण संधि है, आंग का गकार का लोप हो जाएगा, बड़ा आ बचेगा, और संधि करेंगे तो यहाँ प्रत्या शब्द बनेगा, ये बनेगा प्रत्या, इतना मिलकर के प्रत्यय बनेगा। इस जगह पे यण संधि है। अब ही धात से घय प्रत्यय लगता है, तो घय प्रत्यय जब लगता है घ यहाँ, तो हलंतिम से यकार की इस संज्ञा तस्लोपा स्लोप, और घ वर्ण जो है इसकी लसक को तद्धित से इस संज्ञा तस्लोपा से लोप हो जाता है, तो केवल इसमें अ बचता है, ह्रस्व अ। और ये प्रत्यय जब किसी धात से लगता है तो उसके आदि स्वर में वृद्धि हो जाती है। देखिए घई से आ बचा, री है, और ही में री की मात्रा लगी हुई है नीचे,
तो री की जो वृद्धि होती है वो आर होती है, तो ये बनेगा आपका हार, और ये आ जुड़ जाएगा छोटा आ के, तो रा पूरा हो जाएगा। यही हार आप यहाँ जोड़ दीजिए तो प्रत्याहार शब्द की निष्पत्ति होती है। तो एक तो आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रत्याहार शब्द में प्रति और आंग दो उपसर्ग है, प्रति और आंग दो उपसर्ग है, ह्री धातु है और घय प्रत्यय है। तो एक इसको आपको ध्यान रखना है। और ये प्रत्यय जब लगता है तो एक और चीज है, यहाँ देखो मैं लगाना भूल गया था, ये पुल्लिंग का शब्द बनता है प्रत्याहार, और संस्कृत में जो इसकी व्युत्पत्ति बताई गई है प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्त्यन्ते वर्णा यत् स प्रत्याहार, माने कम से कम वर्णों में, जिसकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम वर्णों का, है ना, अधिकतम वर्णों की बात कही जा सके, अधिकतम बात कही जा सके, उसे प्रत्याहार कहते हैं। तो ये प्रत्याहार कैसे बने हैं आपने देखा है कि जैसे हल प्रत्याहार था, तो हल कहने के दो अक्षर है लेकिन उसमें 33 व्यंजन आते हैं, अल में 42 वर्ण आ जाते हैं लेकिन कहने के लिए दो अक्षर है। तो बड़े संक्षेप में शाब्दिक अर्थ इसका और होता है संक्षेपीकरण, है ना। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। इसे माला भी कहा जाता है, प्रत्याहार को माला भी कहा जाता है। जैसे माला में एक धागे के दो भाग होते हैं, एक कोना दूसरा, एक छोर दूसरा छोर, और बीच में बहुत सारे फूल लगे हैं या मोती लगे हैं। तो जैसे अक प्रत्याहार है तो आ एक छोर हो गया, का एक छोर हो गया, और बीच में मान लीजिए 5 फूल लगे हुए हैं, जोड़ दीजिए माला बन गया। तो प्रत्याहार का एक अर्थ माला भी होता है, एक अर्थ संक्षेपीकरण भी होता है, और व्युत्पत्ति क्या है वो सामने लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये आपसे पूछ सकते हैं कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है। प्रत्याहार को परिभाषित करने वाला विधायक, मतलब प्रत्याहार की व्याख्या करने वाला या प्रत्याहार को परिभाषित करने वाला सूत्र कौन है। तो यहां लिखा है आदिरण्येन सहेता। आदि रण्य, एक मिनट देखते हैं जरा, हाँ ये है आदिरंतेन, ये थोड़ा सा हम गलत लिखे हैं, लगा के गलत है। आदिरंतेन, अदनता भी है, आदिरंतेन सहेता। इसका जो विग्रह किया जाए तो ये बनेगा आदि अंतेन सह और इता, इतने पद इसमें मिले हुए हैं। आदिरंतेन में आदि और अंतेन है, और सहेता में सह इता है। अंतेन इता सह, ऐसे आप समझो, अंतेन माने अंतिम, इता माने इत। ये जो अंतिम इत है, देखो जो सूत्र लिखे हुए हैं, ये अंतिम इत है, ये अंतिम इत है, मतलब एक सूत्र का अंतिम है। अंतेन इतः सह आदि, अंतिम इत के साथ जो आदि वर्ण हो, माने कोई भी अंतिम इत है और इससे पहले वाला जो आदि है, उनके बीच के जितने स्वर हो, जितने स्वर या व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं, वो सब इस प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं। ये इसका अर्थ है। आप केवल इतना ध्यान रखिए कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है या प्रत्याहार को परिभाषित करने वाला सूत्र कौन सा है। तो आदिरंतेन सहेता ये सूत्र है। आइए, प्रत्याहार की संख्या कितनी है इससे संबंधित पिछले वीडियो में चर्चा हुई है, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की है। संख्या को लेकर प्रश्न पूछेंगे तो आप 42 प्रत्याहार ही लिखिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड की जितनी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं सभी जगहों पर 42 प्रत्याहार ही लिखे गए हैं। तो डॉक्टर बाबूराम सिंह जी की पुस्तक टीजीटी में चलती है, वहां 43 लिखे हैं, पर आप यूपी बोर्ड की जो पुस्तकें हैं सब जगह 42 लिखा है, तो 42 ही लिखिएगा। सामने देखिए लगा हुआ है कि र प्रत्याहार अगर जोड़ लिया जाए 43 होते हैं, और यम प्रत्याहार जोड़ लिया जाए तो 44 प्रत्याहार हो जाते हैं, लेकिन आपको 42 ही लिखना है। अब एक प्रश्न आपको और नोट करना है अपनी डायरी पर, जहां भी आप नोट कर रहे हैं, जो पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी, अंतस्थ वर्ण से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है। ये बढ़िया सा प्रश्न बनने जा रहा है। सारे प्रश्न ये जो बने हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, इनके अंदर के 12 प्रश्न ये हैं, और अगर ये जोड़ दीजिए 2 तो 14 प्रश्न हो जाते हैं। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए विशेष रूप से कहीं छोटे छोटे करके प्रश्न पूछते हैं, तो बहुत बढ़िया ये चीजें बन जाती हैं, और टेट के लिए तो महत्वपूर्ण मान लीजिए है ही।
तो अंतस्थ वर्ण से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है? तो यण प्रत्याहार है, जिसमें य, व, र और ल ये 4 वर्ण आते हैं। यही अंतस्थ वर्ण जो है, 4 वर्ण जो है वो अंतस्थ हैं और ये यण प्रत्याहार में आते हैं। इन्हीं को संस्कृत में अर्धस्वर कहा जाता है। यही जो अंतस्थ वर्ण से संबंधित प्रत्याहार यण प्रत्याहार है, इसे अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो मान लीजिए घूम के पूछ लिया कि अर्धस्वर से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। ये मैंने लिखा नहीं है, अभी नीचे लिख दे रहा हूं। ये यण से संबंधित पढ़ाते पढ़ाते ध्यान आ गया, क्योंकि संस्कृत में 4 अर्धस्वर हैं, 4 अर्धस्वर हैं। तो अर्धस्वर से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है? तो यही जो यण है, इसी को आप लिख लीजिएगा। इस प्रश्न को आप चाहे तो जहां पर ये यण लिखा है, इस प्रश्न को उठा के आप इसी जगह रख लीजिएगा। अंतस्थ वर्ण से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है? यण। अर्धस्वर से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है? यण। यण प्रत्याहार अर्धस्वर से संबंधित प्रत्याहार है और अंतस्थ वर्ण से संबंधित प्रत्याहार है। इसके ठीक बाद देखिए लिखा है, जब हिंदी आप पढ़ते हो तो वहां अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, स्पर्श व्यंजन ये सब पढ़ा जाता है बार बार। तो ध्यान रखिएगा कि ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है। तो जब पिछले वीडियो में बताया था, सबसे लास्ट में उसको मैंने बताया था शल प्रत्याहार है। आखिरी के जो 2 सूत्र हैं स, श, स, र, ह, ल, 13 और 14 नंबर का जो सूत्र है, ये देखिए यहां लिखा हुआ है। श, श, श यहां से शुरू करेंगे, स से और यहां ला तक चले जाएंगे, सल प्रत्याहार। इसमें संस्कृत के चारों जो ऊष्म वर्ण हैं, ऊष्म व्यंजन हैं, है ना, ये क्यों कहा जाता है इनको, ये अभी आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन ऊष्म व्यंजन जो हैं, इनसे संबंधित प्रत्याहार है, वो कौन सा है? शल प्रत्याहार, जो यहां पर लिखा हुआ है। तो आपका ये प्रश्न हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ऊष्म व्यंजन से संबंधित या ऊष्म वर्ण से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है? शल प्रत्याहार है। एक और, जब स्वर का परिचय बताया था तो मैंने बताया था आपको विस्तार से, पिछले वीडियो में बताया था क्या कि एक प्रश्न आपको बन सकता है, स्वरों से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है। तो आपने देखा था, यहां देख लीजिए चारों लिखे हुए हैं। अयुण के आ से लेकर के अ औच के चा तक जाएंगे, अ च। इस अच प्रत्याहार में संस्कृत के सभी 9 स्वर आ जाते हैं। तो ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है सभी के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। स्वरों से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है? स्वरों से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है? तो स्वरों से संबंधित प्रत्याहार सामने लिखा हुआ है, अज है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। और फिर जैसे स्वरों से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है, ये प्रश्न बनता है, तो ठीक बात का प्रश्न आपका बन जाता है फिर व्यंजन से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है। जब स्वर व्यंजन, वर्णमाला में वर्ण 2 ही प्रकार के होते हैं, एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन। तो स्वरों से संबंधित प्रत्याहार आपने जान लिया अच, तो जाहिर सी बात है अगला प्रश्न आपका बनेगा कि व्यंजन से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है। तो व्यंजन से संबंधित प्रत्याहार आपका है हल। हिंदी हम आप पढ़ते हैं हलंत हलंत हलंत, बार बार कहा हलंत लगाओ, हलंत लगाओ, हलंत लगाओ। ये वही हल है, देखिए ह ल और अंत, इसको जोड़ दीजिए तो ये हलंत शब्द बन जाता है। हलंत एक तिरछी रेखा होती है, किसी भी व्यंजन के नीचे जब लगा दीजिए तो वो वर्ण हल हो जाता है। हल माने व्यंजन हो जाता है। जब तक स्वर लगा है तब तक उसे वर्ण कहा जाता है। लेकिन जैसे ही ये हल चिन्ह लगाते हो, किसी मान लीजिए क वर्ण लिखा है और इसमें जैसे आपने ये हल चिन्ह लगाया, वैसे ही ये व्यंजन बन जाता है। आई बात समझ में? तो हलंत का मतलब होता है हल है अंत में जिसके। वैसे ये भी है कि कुछ विद्वान मानते हो, बात मुझे भी सही लगती है, कि जो हम लोग कहते हैं हलंत लगाइए, तो ये शब्द गलत है। हमें कहना चाहिए हल चिन्ह लगाइए। हलंत लगाइए का क्या मतलब हुआ? हलंत का तो मतलब हुआ हल है अंत में जिसके, वह चिन्ह लगाइए। तो ऐसा कोई चिन्ह ही नहीं। हल का चिन्ह होता है जो तिरछी रेखा लगाते हैं नीचे किसी भी व्यंजन के नीचे, तो ये हल का चिन्ह है। तो हमें पढ़ते पढ़ाते समय ये कहना चाहिए, बताना चाहिए कि हल का चिन्ह लगाइए। तो चलिए, स्वरों संबंधित प्रत्याहार हो गया अच, व्यंजन संबंधित प्रत्याहार हो गया हल, और उसके बाद एक बढ़िया सा प्रत्याहार होता है कि ऐसा कौन सा प्रत्याहार है जिसमें सभी स्वर या सभी स्वर और सभी व्यंजन आ जाते हैं।
तो बढ़िया सा प्रश्न बनेगा, आपसे पूछ सकते हैं कि सभी स्वरों और व्यंजनों से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है? तो सभी स्वर और व्यंजन से संबंधित प्रत्याहार है अल। पहले सूत्र का पहला अक्षर और अंतिम सूत्र का अंतिम अक्षर। पहले सूत्र का पहला अक्षर, अंतिम सूत्र का अंतिम अक्षर, इसको जोड़ लीजिए तो अल बनता है। और अल प्रत्याहार आप जानते हो, इसकी संख्या को लेकर के प्रश्न बनता है। अल प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हैं? तो 42 बन जाते हैं। कितने वर्ण बनते हैं अल प्रत्याहार में? 42। यहाँ हल के सामने भी आप चाहो तो 33 संख्या लिख लीजिए, लेकिन पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ आप पुनः लिख लीजिए कि जो मुख्य मुख्य है, जैसे अच में 9 है, अच प्रत्याहार के आगे आप 9 लिख लीजिए, हल के आगे आप 33 लिख लीजिए और अल प्रत्याहार के आगे 42 लिख लीजिए। माने ये संख्या भी याद रहनी चाहिए कि अल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, हल प्रत्याहार में कितने व्यंजन आते हैं, अच प्रत्याहार में कितने स्वर आते हैं। तो ये संख्या को लेकर के भी आपको तैयार रखना चाहिए। तो सभी स्वरों से सभी स्वर व व्यंजन से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है? अल है। ऐसे करके पूछ सकते हैं। इससे संबंधित और भी अगर कोई प्रश्न बने तो आप समझे रहिएगा। ये चीजें हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सभी स्वर और व्यंजन संबंधित प्रत्याहार हो गया आपका अल। अब पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी, जरा ध्यान दीजिए। 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग में क ख ग घ ङ, चा वर्ग में च छ ज झ य, टा वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, ता वर्ग में त थ द द न, पा वर्ग में प फ ब भ और म। इससे संबंधित बहुत बढ़िया चीज है। देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं वर्गों के प्रथम वर्ण से संबंधित प्रत्याहार कौन है। तो इधर जरा देखिए 11वें सूत्र में यहाँ चटतों के चा से शुरू करेंगे। च ट त क प य यहाँ आते हैं तो ये वर्ग का पहला है, चा वर्ग का पहला अक्षर है ये। उसके बाद ये टावर का पहला अक्षर है, ये तावर का पहला अक्षर है, फिर यहाँ कावर का पहला अक्षर है और यहाँ पर पावर का पहला अक्षर मिल गया। तो यहाँ चा से लेकर के या तक आएंगे चय नाम का जो प्रत्याहार होगा, च य। अब देखो यहाँ पर इस क्रम से लिखा है, यहाँ हमने इसे हिंदी में जब हम आप पढ़ते हैं तो उसका ये सही क्रम ये है, मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पर क्रम अलग हो सकता है। जब आपसे परीक्षा में पूछेंगे चय प्रत्याहार में कौन से वर्ण है, तो ऐसा नहीं कि ये वाला क्रम लिख देंगे क च ट त प, ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ये वाला। लेकिन यहाँ हम दिखा रहे हैं कि वर्गों के प्रथम वर्ण से संबंधित प्रत्याहार कौन है, तो चय है। चा से लेके या तक। और कैसे, वो मैंने आपको ऐसे बता दिया। देखिए ये देखिए वर्गों के प्रथम वर्ण से संबंधित प्रत्याहार। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न लिखा हुआ वर्गों के द्वितीय वर्ण से संबंधित प्रत्याहार। तो आगे लिखा नहीं बनता, क्या लिखा है? नहीं बनता। मतलब वर्गों के प्रथम वर्ण से संबंधित प्रत्याहार बनता है, लेकिन वर्गों के द्वितीय वर्ण से संबंधित प्रत्याहार नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें व्यंजन तो कोई भी शुरू कर लो। मान लीजिए ये देखिए दूसरा जो 11वें सूत्र का पहला अक्षर है ख, वो अपने वर्ग का दूसरा अक्षर है। लेकिन नियम ये है, जो शर्त है कि आप पहला अक्षर तो कोई भी कर सकते हो, लेकिन जो आखिरी अक्षर होगा वो सूत्र का अंतिम जो इत संज्ञक वर्ण होता है वही होना चाहिए। तो यहां से जब शुरू करते हैं तो दूसरे वर्गों के दूसरे वर्ण से संबंधित अक्षर जो 5 हैं वो था तक पूरे हो गए। इसके बाद हल जो इत संज्ञक वर्ण है हल वाला वो मिला ही नहीं, तो इसलिए इसका प्रत्याहार नहीं बनेगा। फिर समझिए यहां से यहां तक 5 वर्ण मिल गए, था तक। आगे अभी ये सूत्र समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। अगर यहाँ हल चिन्ह लगा होता, यही खत्म हो जाता, इस जगह कोई हल चिन्ह लगा होता, तब तो द्वितीय वर्ण से संबंधित प्रत्याहार बन जाता। लेकिन चूंकि यहाँ हल चिन्ह लगा नहीं है, अभी सूत्र यहाँ तक आया, यहाँ हल चिन्ह लगा और इसमें फिर 3 अक्षर प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण आ जाते, तो इसलिए ये जो द्वितीय वर्ण से संबंधित प्रत्याहार नहीं बनता, यही सामने लिखा हुआ है। तो आप ये हटा दीजिए कि ये द्वितीय वर्ण से संबंधित प्रत्याहार नहीं बनेगा। उसके बाद फिर प्रश्न है कि वर्गों के तृतीय वर्ण से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है। तो यहाँ देखिए
सूत्र संख्या 10 में। सूत्र संख्या 10 में जो 5 वर्ण है ये पांचों एक ही सूत्र में परिगणित है और ये वर्गों के तृतीय वर्ण से संबंधित। देखिए जा आया हुआ है, ये देखिए जा हो गया, फिर बा है, यहाँ पर बा मिल गया, फिर गा है, यहाँ पे मिल गया, फिर डा है, यहाँ मिल गया और दा है, यहाँ मिल गया। माने कौन सा प्रत्याहार? तो जब गडदस के ज से लेके जब गडदस के सा तक चले जाइए, जस नाम का प्रत्याहार है जो वर्गों के तृतीय वर्ण से संबंधित प्रत्याहार है। और बड़ा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, अक्सर पूछते हैं जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है। और अगर ये प्रश्न पूछ लेते हैं वर्गों के तृतीय वर्ण से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बनने जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। इन पांचों वर्गों में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो यही है, जो वर्गों के संबंधित प्रत्याहार पूछे जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा जस प्रत्याहार के वर्ण, ये जो हाई स्कूल वगैरह पेपर होते हैं यहाँ पर भी विकल्प आते हैं और जितने पेपर होते हैं उनमें आता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जस प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर हैं ये ध्यान रखना है। ज ब ग ड द। और ये इससे संबंधित एक प्रश्न क्या बनेगा कि वर्गों के तृतीय वर्ण से संबंधित प्रत्याहार कौन है, तो वो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम हो गया, द्वितीय से बनता नहीं है, तृतीय हो गया। अब आया वर्गों के चतुर्थ वर्ण से संबंधित प्रत्याहार। तो सूत्र संख्या 8 और 9। सूत्र संख्या 8 में देखिए झभई है, इससे 2 अक्षर ले लीजिए, झा और भा। ये चावर का चौथा अक्षर है और ये पावर का चौथा अक्षर है। तो चावर का चौथा अक्षर, पावर का चौथा अक्षर, इधर कावर का चौथा अक्षर, इधर टावर का चौथा अक्षर और इधर तावर का चौथा अक्षर। आप देख रहे हैं कि इस 2 सूत्रों में वर्गों के चौथे वर्ण आ जाते हैं। तो यहाँ झभई का झा लिया जाए, झभई का झ और घड़ घस का श लिखा जाए, ध्यान रखिएगा, झ श, ठीक है। यहाँ मूर्धन्य सा होगा, सलजन सा या दंत सा नहीं, तालब सा नहीं, दंत सा नहीं, मूर्धन्य सा होगा। तो जो झस प्रत्याहार है वो आपका वर्गों के चौथे वर्ण से संबंधित प्रत्याहार है, इसे भी आपको जानना चाहिए। इस प्रत्याहार में वर्गों के चौथे व्यंजन आते हैं, चौथे वर्ण आते हैं। अब आखिरी बचा वर्गों का पंचम वर्ण से संबंधित प्रत्याहार। तो सूत्र संख्या 7 पे आप नजर दौड़ाइए। इस सूत्र में ही वर्गों के पंचम वर्ण सभी आ गए हैं। यहां से शुरू करेंगे, यहाँ और इसी के अंतिम वर्ण है इत संज्ञक जो है म। यम प्रत्याहार जो है, जो यम प्रत्याहार है, इसी को 44वां प्रत्याहार भी माना जाता है अगर इसको जोड़ा जाए। इसी प्रत्याहार में वर्गों के 5वें अक्षर आ जाते हैं। तो आपका वर्गों तृतीय वर्ण संबंधित हो गया, चतुर्थ वर्ण संबंधित हो गया, पंचम वर्ण संबंधित हो गया। 2 प्रश्न और बड़े महत्वपूर्ण हैं, हिंदी में भी पढ़ते हो, यहाँ पर थोड़ा कम रहता है। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कम कंपन होती है वे अघोष व्यंजन कहे जाते हैं, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ज्यादा होती है, घोष होती, घोष माने होता है आवाज, ज्यादा कंपन हो, ज्यादा आवाज हो, उन्हें सघोष कहा जाता है। 2 बहुत बढ़िया प्रश्न आपके संस्कृत में बनेंगे, हिंदी में दूसरी तरह पूछे जाएंगे। यहाँ प्रत्याहार भी आपसे पूछ सकते हैं कि अघोष व्यंजन से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है। ध्यान रखिएगा, अगर ध्यान नहीं दिए तो ये जो प्रश्न है थोड़ा कठिन आपके लिए हो सकते हैं। जो संस्कृत बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो नए नए रहते हैं उनके लिए कठिन हो सकता है कि ये कहाँ से प्रश्न आ गया। तो आप देखेंगे हर पुस्तक जो संस्कृत व्याकरण की है, जब वर्णमाला की चर्चा जहां जहां है वहां पर बाकायदे लिखा हुआ है, लेकिन ये काफी बाद में लिखा रहता है, यहाँ ध्यान नहीं जाता है तो ये छूट जाता है। तो आपका छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। अघोष व्यंजन से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है, तो खर प्रत्याहार है। कहां से कहां तक आएंगे ये देखिए, 11वें नंबर का सूत्र है खर, खप छटत चटतो, यहां से लेकर के और शशर के र तक जाएंगे, सर यहाँ र तक जाएंगे। तो इसमें कुल 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कुल 13 वर्ण आते हैं। इसकी संख्या को लेकर के भी एक जगह प्रश्न कहीं पर मैंने देखा था
पूछा गया है कि खर प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण आते हैं या कितने व्यंजन आते हैं। 13 व्यंजन आते हैं। और खर प्रत्याहार कौन सा है मैं फिर बता दूं, अघोष व्यंजन से संबंधित प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार की विशेषता क्या है कि वर्गों का पहला दूसरा वर्ण और तीनों सा इसमें आते हैं। बच्चों को समझाने के लिए हम बताते हैं 12 श श स, ये आसान होता है। अघोष व्यंजन का एक नियम है, ऐसे ट्रिक अपनाया गया, नियम नहीं है, नियम नहीं कहना चाहिए, ट्रिक है। कैसे याद करोगे, 12 स स स अघोष है, 12 स स स अघोष है। आप कहोगे 12 क्या है, 12 में 1 का मतलब है वर्ग का पहला अक्षर और 2 का मतलब है वर्ग का दूसरा अक्षर। तो वर्ग का पहला अक्षर और वर्ग का दूसरा अक्षर और तीनों श, तालब श, मूर्धन्य स, दंत स, इनको जोड़ दीजिए, 13 वर्ण हो जाते हैं, 13 व्यंजन हो जाते हैं जो अघोष में आते हैं। ये हिंदी के लिए भी तैयार रखना, हिंदी के लिए तैयार इस तरह रखना है कि वहां पूछ लेते हैं कि सघोष व्यंजन कौन सा है, अघोष व्यंजन कौन सा है। तो अघोष व्यंजन आपने जाना, वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष है, माने का वर्ग का क ख, चा वर्ग का च छ, टा वर्ग का ट ठ, ता वर्ग का त था और पा वर्ग का प फ, ये अघोष है। और साथ में तीनों श अघोष हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर्ण तत्वियों में कंपन कम होती, बहुत कम होती है, इसलिए इन्हें अघोष कहा जाता है। बोल के आप देखो तो क ख, जैसे ग बोलते हैं तो ग में झंकार यहाँ पर ज्यादा होती है। ऐसे उंगली रखिए दोनों यहाँ पर, ये जो जैसे कौआ कहते हैं या कुछ भी आप अपने यहाँ कहते हो, यहाँ ऐसे उंगली रखिए और आप बोलिए क ख ग घ ग। तो ख के बाद जैसे ग बोलते हो तो ग में यहाँ झन्नाहट ज्यादा होती है। तो क वर्ण क ख च छ प फ ट ठ त थ और प फ, ये जो वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण होते हैं इनमें कंपन कम होती है। और स श श ये जब आप बोलते हो तो इनमें भी कंपन कम होती है, इसलिए ये सघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल बता दिया। इसके बाद फिर बचता है सघोष। सघोष माने घोष सहित, माने जिसमें कंपन हो। तो जैसे पहले वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है ग घ ग, दूसरे वर्ग का ज झ य, फिर टा वर्ग का ड ढ ड़, फिर ता वर्ग का द ध न और पा वर्ग का ब भ म, ये जो वर्गों के तीसरे चौथे पांचवे वर्ण आते हैं इनमें कंपन ज्यादा होती है, इसलिए ये सघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त य व र ल, पांचों वर्गों का तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, आप देखिए इसको 345 कह सकते हो। जैसे आपने अघोष के लिए कहा 12 श श श, ठीक है, तो सघोष को आप कह सकते हो 345। उसके बाद या व र ल और ह, या व र ल और ह, तो 345 या व र ल और ह, ये सघोष व्यंजन है। और कहाँ आते हैं, किस प्रत्याहार में, हस प्रत्याहार में। ये कहाँ शुरू करेंगे, हायवरड के हा से शुरू करेंगे, हायवरड के हा से शुरू करेंगे। अच्छा एक और चीज देखिए कि ये सघोष व्यंजन संबंधित प्रत्याहार बनाने के लिए ही, जैसे जैसे मानो कि यहां से रखा गया है हा यहाँ पे, अन्यथा ये जो 14वें सूत्र में हा आया है ये ऊष्म व्यंजन बनाने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जब ऊष्म व्यंजन माने सल बनाएंगे तो फिर इसका प्रयोग होता है, और जब आप सघोष व्यंजन बनाएंगे तो इस हा का प्रयोग होगा। यहां से लेकर के आप शुरू करेंगे और कहां तक चले आएंगे, तो ये जो सूत्र संख्या 10 है, 10 का अंतिम, तो और शुरू करेंगे पांचवे से, तो पांचवे में पहले हा आ गया, जबकि यहाँ ये ऊष्म व्यंजन में है, ऊष्म व्यंजन के साथ इसका योग बनता है, लेकिन सघोष बनाने के लिए इसकी जरूरत पहले थी, इसलिए यहाँ पर शायद रखा गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। इसके बाद आपके अर्धस्वर जो यण प्रत्याहार वाले हैं, 3 ये, चौथा ये, फिर वर्गों के पांचवें अक्षर, फिर चौथे अक्षर, फिर तीसरे अक्षर। इसमें पांचवा चौथा तीसरा दिया है, और हम आप पढ़ते हैं तो पहले तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा पढ़ते हैं, इसको हमने ऐसे लिख लिया।
कि 345, 345 माने 3 मतलब वर्गों का तीसरा अक्षर, 4 मतलब वर्गों का चौथा अक्षर और 5 मतलब वर्गों का पांचवा अक्षर। तो वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा 345 हो गए। या व र ल और ह, ये हो गए आपके सघोष व्यंजन। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो है संस्कृत के लिए बनेंगे प्रत्याहार की दृष्टि से। अच्छा मान लीजिए कहीं जैसे हिंदी में पूछा जाता है, संस्कृत में ही पूछ सकते हैं कि अधोलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष व्यंजन है, तो वहां अगर आप ये सूत्र याद रखे रहोगे तो गलत नहीं होगा। और ये सूत्र याद रखो, अभी हिंदी में पढ़ाएंगे तो हिंदी में भी आपको तैयार रखना है कौन सा व्यंजन सघोष है कौन सा अघोष है। तो अघोष कौन सा हुआ, वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सा अघोष हुए, और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या व रहला और ह, ये आपके सघोष व्यंजन हुए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो प्रत्याहार संबंधित जो कुछ अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो बताए हैं। अगर कोई प्रश्न छूट गया होगा तो भी हम नोट्स पढ़ करके अगर कुछ बन रहा है तो आगे भी हम बताते रहेंगे। आज की इस वीडियो में आपने प्रत्याहार संबंधित लगभग प्रश्न समाप्त कर दिए हैं। अब इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न होगा। और ध्यान रखिए, चाहे जो पेपर हो टीजीटी पीईटी का या मुख्य रूप से टीजीटी में और आपके ये यूपी टेट में या छोटी जितनी परीक्षाएं होती है हाई स्कूल वगैरह की, सब जगह वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आता है। यूपी टेट में आपको ये 2 नंबर दिला सकता है, क्योंकि प्रारंभिक चीजें होती है प्रत्याहार वर्णों को उच्चारण स्थान, तो ये हो सकता है आपको 2 प्रश्न दिला दे, नहीं तो एक प्रश्न तो लगभग हर बार आया ही आया है। तो अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न और उससे संबंधित जो भी बातें होंगी कैसे उनका उच्चारण स्थान हम सीखेंगे, ताकि परीक्षा में हिंदी संस्कृत दोनों को मिला दीजिए तो 2 प्रश्न आपको बनते हैं। एक प्रश्न हिंदी में आना, एक संस्कृत में आना, तो 2 तो आपके प्रश्न ऐसे तैयार होंगे। तो इसलिए अगले वीडियो को आप सब इंतजार करिए, अगले दिन आपको ये वीडियो प्राप्त होगा। आपसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आप अपने बहुमूल्य विचार अवश्य दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।